नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी एप्स वाटका में। तो आज हम लोग पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था और इस संविधान को बनाने के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया था, फिर इसकी बैठक कब हुई थी और इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। और इसको एक कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दो बार देखेंगे और इससे रिलेटेड किसी भी प्रश्न को किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसमें हम लोग सारे कंटेंट को शामिल करते हैं, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ा अधिक हो जाती है, लेकिन फिर भी इसको देखिए। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है संविधान सभा। संविधान सभा क्या होती है? तो देखिए, संविधान सभा क्या होती है। संविधान सभा प्रतिनिधियों का एक निकाय है जो अपने देश के संविधान को बनाने या बदलने के लिए चुना जाता है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। संविधान सभा विद्वानों की उस समिति को कहते हैं जो किसी देश के संविधान को बनाती है। तो देखिए, संविधान सभा क्या होती है। तो संविधान सभा जो है एक शिक्षित वर्गों का क्या है, टीम है, जिसमें भारत की शिक्षित वर्ग की टीम शामिल थे जो भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए इसका गठन किया गया था। चूँकि उस समय स्थिति जब ये अनुभव होने लगी थी कि भारत देश को अब आज़ाद कर दिया जाएगा, तो जब भारत स्वतंत्र होंगे तो स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाएगा, तो संविधान से चलाया जाएगा। उसी संविधान के निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये जो संविधान सभा था इसमें शिक्षित भारतीय लोग शामिल थे। फिर आगे क्या है देखते हैं। तो संविधान सभा की मांग। तो देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग समय पर विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। तो इनको कैसे अनुभव हुए, तो जो भी शिक्षित वर्ग के अनेक देशों के प्रभाव में आकर ये अनुभव होने लगे कि जो एक लोकतंत्र की शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती, इस तरह से उसने समय समय पर संविधान सभा की मांग की थी। तो सबसे पहले किसने की? तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की। तो देखिए, इसको याद रखेंगे कि सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद है महात्मा गांधी 1922। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगी। तो देखिए, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में यह विचार व्यक्त किए थे कि अगर भविष्य में भारतीय संविधान का जो निर्माण किया जाएगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होनी चाहिए, इसमें किसी तरह की बाहरी हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए थी। और ये हरिजन पत्रिका के माध्यम से विचार व्यक्त किए थे। अगला है 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की रचना की थी। तो देखिए, इसको याद रखेंगे कि 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की रचना का विचार दिया था। स्वराज पार्टी की जो गठन किया गया था 1 मार्च 1923 ईस्वी में किया गया था, जिसकी जो संस्थापक सदस्य थे वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इसमें यह अक्सर पूछा जाता है कि 1924 में संविधान सभा की मांग किसने की, तो वहाँ पर स्वराज पार्टी भी हो सकती है या मोतीलाल नेहरू भी हो सकती है। अगला कोई है 1934 ईस्वी में M.N. राय द्वारा संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। M.N. राय जो थे वो 1934 ईस्वी में क्या किए थे, संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग किए थे, यानी ये औपचारिक रूप से मांग किए थे, ऑफिशियल रूप से ये मांग किए थे, इसीलिए इसको याद रखेंगे, ये अक्सर पूछा जाता है। तो फिर आगे क्या है इसको हम लोग देखते हैं। आगे है 1936 ईस्वी में कांग्रेस के फैजलपुर सम्मेलन में पहली बार संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। तो देखिए, इसके पहले जो भी मांग की गई थी ये स्वतंत्रता सेनानी जैसे बाल गंगाधर तिलक हुए, महात्मा गांधी हुए, M.N. राय हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब मांग किए और अंग्रेज इसकी मांगों को उसी समय पूरा कर देंगे, ऐसा बात नहीं था, क्योंकि अंग्रेज उस समय शक्तिशाली देश थे। तो ये याद रखेंगे कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई थी, तो कांग्रेस का जो फैजलपुर सम्मेलन हुआ था 1936 ईस्वी में, इसमें पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में संप्रभु संविधान की मांग की थी। तो देखिए, ये संप्रभु संविधान कहने का मतलब ये था कि इसमें ये कहा गया था कि जब संविधान सभा का जो निर्माण किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि ही संविधान सभा के निर्माण करेंगे और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप
भी शामिल नहीं होंगे। अगला है अगस्त प्रस्ताव। तो देखिए इसको याद रखेंगे, अगस्त प्रस्ताव। देखिए अगस्त प्रस्ताव की इस समय स्थिति क्या थी कि अगस्त प्रस्ताव के समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुकी थी और अंग्रेज़ों को भारतीय से द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता चाहिए थी। तो अंग्रेज़ों के भी मन में ये विचार आया कि भारतीयों को भी कुछ देना पड़ेगा और इस तरह से इसमें याद रखेंगे कि अंग्रेज़ ने सबसे पहले संविधान सभा को स्वीकार कब किए थे, तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। यानी कि अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश ने भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार किए थे। इसमें क्या है इसको देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1944 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पहली बार ब्रिटिश द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। ये याद रखेंगे कि ब्रिटिश द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया गया था, अगस्त प्रस्ताव द्वारा। और इस प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था, अभी गठन नहीं किया गया है। अब इसमें अन्य प्रावधान क्या है इसको भी देखते हैं। तो एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। तो इससे तो केवल अंग्रेजों को फायदा था, इससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं था। इसमें भारतीयों को द्वितीय विश्व में शामिल करने का ये लिए बनाया गया था। दूसरा है भारत ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज अर्थात डोमिनियन स्टेट होगी। तीसरा है संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। यानी कि ये स्वीकार की, यही बात कहा गया है। देखिए कि संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। यानी कि इसने अब स्वीकार कर लिए कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ये कहा गया कि संविधान निर्मात्री सभा यानी संविधान सभा का जो निर्माण किया जाएगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाए। लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि संविधान सभा की मांग को स्वीकार किए। अगला है कि अल्पसंख्यकों को बिना विश्वास में लिए किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो देखिए इसमें कहा गया कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, तो इससे केवल ब्रिटिश को फायदा था। दूसरा था इसमें कहा गया अगस्त प्रस्ताव में कि भारत ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट होगी। देखिए डोमिनियन स्टेट क्या होता है कि इसमें मतलब भारत की जो शासन व्यवस्था की जो आंतरिक मामले होते वो भारतीय लोगों द्वारा किए जाते, लेकिन जो बाहरी मामले होते जैसे विदेशी मामले हो गए, रक्षा मामले हुए, इसका उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर होता है, ब्रिटिश शासन पर होता है। यानी कहने के मतलब डोमिनियन स्टेट में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती। डोमिनियन स्टेट कहने के मतलब होता है कि यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाती। इसीलिए कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिए कि अस्वीकार, क्योंकि अब कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब कांग्रेस की मांग थी कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। ये लगभग 10-15 साल पहले डोमिनियन स्टेट की मांग की जा रही थी। उस समय अंग्रेज़ों ने डोमिनियन स्टेट की मांग की पूरा नहीं की, लेकिन अब भारत जो थी डोमिनियन स्टेट की मांग नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। इसलिए फिर इसमें कहा गया कि संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि इसको स्वीकार किए। अगला है इसमें यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यक को बिना विश्वास में लिए किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। इस तरह से मतलब क्या होता था कि अंग्रेज अल्पसंख्यकों को विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से कुछ अतिरिक्त शक्ति देते थे। इसके कारण ये सब जो लोग थे अंग्रेजों के खिलाफ मतलब उतना सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते थे। यानी कि अंग्रेज जो भारतीय की एकता को पहले कमजोर कर देते थे। फिर है इसमें कहा गया है कि वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। देखिए मुस्लिम लीग तो इसको आंशिक रूप से स्वीकार किए थे क्योंकि इसको लिए विशेष प्रावधान था, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से इसको अस्वीकार कर दिए थे। फिर आगे क्या है उसको देखते हैं। आगे है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। चूँकि हम लोग देखें कि अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर दिए? अस्वीकार कर दिए। तो फिर अंग्रेज़ों को क्या चाहिए कि भारतीयों से भी सहायता लेना था। प्लस में इस समय क्या हो चुका था कि ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इस समय जापान की शक्ति बहुत अधिक बढ़ी हुई थी। मतलब जो भी मतलब कि जापान के सहयोगी देश थे जैसे इटली थे, जर्मनी थे, इस सब की शक्ति उस समय ज़्यादा, उस सब का आतंक ज़्यादा बढ़ चुका था। और इससे जो भी अमेरिका थे, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब मतलब क्या हो चुके थे, मतलब कि एक तरह से घबराहट भी हो चुकी थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इस पर कुछ नियंत्रण किया जा सके।
इसी के लिए क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो इसमें क्या है देखते हैं। ब्रिटेन ने भारत में संविधान निर्माण के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग को भारत भेजा। प्रमुख प्रावधान क्या है? तो भारत ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट होगी। भारत में एक संविधान होगा। संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग दो स्वायत्त संविधान का निर्माण चाहती थी। महात्मा गांधी इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो देखिए इसमें जो प्रावधान किया गया था इसमें लगभग वही प्रावधान है जो अगस्त प्रस्ताव में था, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में भी क्या हुआ था, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग उसको अस्वीकार कर दिए, तो वही बात फिर अंग्रेज दोहराए थे। तो इसमें भी कहा गया कि भारत एक मतलब ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज होगी। तो भारत इसको अस्वीकार कर दिए क्योंकि भारत को अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इसमें भी कहा गया कि एक संविधान सभा होगा और संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। इस तरह से इसको भी कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिए। मुस्लिम लीग इसलिए अस्वीकार कर दिए कि मुस्लिम लीग अब दो अलग संविधान सभा का निर्माण चाहते थे, एक पाकिस्तान के लिए अलग और हिंदुस्तान के लिए अलग। और कांग्रेस इसलिए अस्वीकार कर दिए कि जो भी करना है अभी करे, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या स्थिति होगी, उस समय अंग्रेजों की शक्ति बढ़ेगी कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो हमारी बातों को मानेंगे कि नहीं, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया। अब अगला क्या है देखते हैं। अगला है कैबिनेट मिशन। तो देखिए कैबिनेट मिशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के तहत मतलब भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, ये याद रखेंगे। और कैबिनेट मिशन को मतलब कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिए थे, मतलब पूरी तरह से तो स्वीकार नहीं किए लेकिन फिर भी कुछ हद तक स्वीकार कर लिए। अब इसमें क्या क्या है तो देखते हैं। ब्रिटेन ने 22 जनवरी 1946 को भारत में संविधान निर्माण के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन को भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। यह एक 3 सदस्यीय आयोग था। तो देखिए ये जो कैबिनेट मिशन जो आया था इसका मतलब ये ब्रिटेन ने कब निर्णय लिए थे, 22 जनवरी 1946 को निर्णय लिए थे कि भारत में संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा जाएगा। और ये निर्णय कब लिए थे, 22 जनवरी 1946 को। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 में भारत आया था। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली थे, ये लेबर पार्टी के थे। इसके पहले विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने। और ये मतलब क्या थे, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अब समाप्त हो चुकी थी। और ये याद रखिएगा कि भारत की जो स्वतंत्रता मिली थी वो क्लीमेंट एटली के शासनकाल में ही मिली थी। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुकी थी और उस समय अंग्रेजों की शक्ति कुछ कमज़ोर हो चुकी थी, और इस तरह से कई देशों का प्रभाव था कि भारत को अब स्वतंत्र कर दिया जाए। ये एक 3 सदस्यीय आयोग थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये याद रखेंगे कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स। 2 अन्य सदस्य कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। अब आगे क्या है देखते हैं। कैबिनेट मिशन के मुख्य 2 कार्य, संविधान सभा का निर्माण और अंतरिम सरकार का गठन। तो देखिए इसमें याद रखेंगे कि कैबिनेट मिशन के जो भी प्रावधान थे वो 2 ही कार्य पर आधारित था। पहला ये कार्य करना था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कैसे हो, और दूसरा में तत्काल अंतरिम सरकार का गठन कैसे किया जाए। यानी कि कैबिनेट मिशन का जो भी प्रावधान है इसी दोनों कार्यों पर आधारित है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कैसे हो और अंतरिम सरकार का गठन कैसे हो। अब आगे हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन की प्रमुख प्रावधान क्या है उसको देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन की प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। पहला है संपूर्ण भारत अर्थात ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। तो देखिए इसमें कहा गया है कि संपूर्ण भारत जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासत थे। देखिए उस समय क्या था कि जो भारत पर ब्रिटिश का शासन था, लेकिन भारत के पूरे क्षेत्र पर ब्रिटिश का शासन नहीं था, बल्कि कुछ क्षेत्र जो थे स्वतंत्र थे, वहाँ देशी रजवाड़े अपना शासन करते थे। तो इसमें कहा गया है जो देशी रजवाड़े हैं वो भी और जो ब्रिटिश प्रांत है सबको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा।
दूसरा है संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा हो, यानी इसमें कहा गया था कि संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, यानी कि अभी पाकिस्तान की बात इसमें नहीं की गई है, ब्रिटिश के द्वारा। तीसरा पॉइंट है कि संविधान सभा की स्थापना अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानी कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के आधार पर होगी। तो इसमें कहा गया है कि जो संविधान सभा की स्थापना की जाएगी उसकी स्थापना अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होगा, यानी कि इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेगी बल्कि प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य वही मतलब कि इसमें भाग लेंगे। अगला है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य होंगे और भारत की कुल जनसंख्या लगभग उस समय 39 करोड़ थी। इसमें फिर अगला पॉइंट है देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। तो चूंकि इसमें देखिए क्या कहा गया था कि संपूर्ण भारत को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, यानी कि इसमें ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र भी शामिल होंगे और देशी रजवाड़े के क्षेत्र भी शामिल होंगे। तो इसमें कहा गया कि इसमें जब संविधान सभा का जो निर्माण किया जाएगा उसका जो स्थापना किया जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होगी, यानी इसमें प्रांतीय विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे और संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य होंगे और उस समय भारत की कुल जनसंख्या लगभग 39 करोड़ थी। और इसमें यह कहा गया था कि देशी रियासत के जो प्रतिनिधि का चयन होगा वो रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था, यानी देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि जो बनकर आए गए संविधान सभा में उसका चुनाव होकर नहीं बल्कि उसके जो राजा होंगे वहाँ के जो राजा होंगे जिनको प्रतिनिधि बनाकर भेज सकते हैं उनके स्वेच्छा पर थी। आगे क्या है देखते हैं। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये पहले ही हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत ही किया गया था। तो यही इसमें दिया हुआ कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, यानी अब संविधान सभा का गठन किया गया है। इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 289 होंगे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 जो होंगे चीफ कमिश्नर क्षेत्र के और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। तो देखिए इसमें जो इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 289 कैसे निर्धारित की गई थी, क्योंकि हम लोग देखे थे कि संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो जनसंख्या के आधार पर थी। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुनना था और भारत की जनसंख्या लगभग उस समय 39 करोड़ थी, मतलब 48 करोड़ 90 लाख के आसपास थी। तो इस तरह से 1 करोड़ में 10 प्रतिनिधि चुनकर आते, 10 प्रतिनिधि होते तो 38 करोड़ में 380 प्रतिनिधि हो और 90 लाख में 9, इस तरह से, यानी कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी 389। और ये किसके आधार पर हुआ था, जनसंख्या के आधार पर। अब ये 389 में से 93 जो थे देशी रियासतों के प्रतिनिधि, यानी जो देशी रजवाड़े होते वहाँ से प्रतिनिधि बनकर आते, और ये जो 296 थे इसमें 2 भाग है, 292 ब्रिटिश प्रांत के और 4 जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे। अब 292 जो ब्रिटिश प्रांत के थे तो उस समय ब्रिटिश प्रांत की संख्या 11 थी और चीफ कमिश्नर क्षेत्र की संख्या 4 थी। 4 कौन थी, देखिए चीफ कमिश्नर क्षेत्र क्या होती है, जैसे अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश होती है जहाँ पर शासन व्यवस्था केंद्र के हाथों में होती है, और उस समय चीफ कमिश्नर क्षेत्र 4 गो थे। कौन थे, दिल्ली अभी भी क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा है कुर्ग जो वर्तमान के कर्नाटक में स्थित है, बलूचिस्तान जो वर्तमान के पाकिस्तान में है, और अजमेर जो राजस्थान में है। यानी ये 4 है चीफ कमिश्नर क्षेत्र और 11 गो थे ब्रिटिश प्रांत। तो ब्रिटिश प्रांत में कुल, यानी प्रांत या कह सकते हैं ब्रिटिश राज में कुल कितना प्रतिनिधि 292 और 4 गो हो गया चीफ कमिश्नर क्षेत्र, और ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 296, यानी ये ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे। तो ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत कितना हो गया 296। तो आगे इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश प्रांतों के 296 सीटों का निर्धारण 3 समुदायों सामान्य, मुस्लिम एवं सिख से होना था। तो ये देखिए जो ब्रिटिश प्रांत के 296 सीटों का जो चुनाव होना था वो 3 समुदायों से किया जाना था। इसमें 213 सामान्य सीटें थे, सामान्य सीटें में इसमें हिंदू शामिल थे, ईसाई भी शामिल थे और ये पारसी भी शामिल थे, मतलब इसमें कई समुदाय के लोग थे। 79 मुस्लिम सीटों के लिए थी और 4 सीटें सिखों के लिए थी। अब अगला है एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी जिसमें भारत के सभी
प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। यानी कि देखिए, कैबिनेट मिशन में हम लोग शुरू में देखे हैं कि कैबिनेट मिशन के जो भी प्रावधान है दो ही कार्य पर आधारित है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कैसे किया जाए और एक अंतरिम सरकार का गठन कैसे किया जाए। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी जिसमें भारत के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। और इसी के तहत कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा के आवंटित ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम को 73 एवं छोटे या निर्दलीय को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। अब 15 में देखिए 7 जो है छोटे दल को प्राप्त हुई थी और 8 सीटें निर्दलीय को प्राप्त हुई थी। ये इसी को थोड़ा सा हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं इसी को। तो देखिए, अभी हम लोग जिक्र किए हैं कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 389, जिसमें 296 जो थे ब्रिटिश प्रांत के थे। 296 क्या थे, ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 जो थे देसी रियासत के। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो ब्रिटिश प्रांत के 296 सीटें यहीं पर चुनाव होगा, क्योंकि ब्रिटिश प्रांत के जो 296 सीट है यहीं पर चुनाव होगा और जो देसी रियासत होंगे वहाँ पर मनोनीत किए जाएंगे, क्योंकि देसी रियासत के जो राजा होते थे वहीं प्रमुख होते थे और वो अपने किसी व्यक्ति को मतलब अपनी स्वेच्छा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बनाकर भेज सकती। तो इस तरह से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जो संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 था, उसका चयन कैसे किया गया। तो ये याद रखेंगे कि संविधान सभा की सदस्यों की जो संख्या 389 था, उसका चयन आंशिक निर्वाचन किया गया था और आंशिक को मनोनीत किया गया। यानी कि मतलब ये हुआ, न तो पूरी सदस्यों का निर्वाचन हुआ न पूरी सदस्यों का मनोनीत हुआ, बल्कि कुछ जगह निर्वाचन हुआ और कुछ जगह क्या हुआ, मनोनीत हुआ। इस तरह से आंशिक निर्वाचन और आंशिक मनोनीत कहाँ हुए थे, तो देसी रियासत के प्रतिनिधि, और चुनाव कहाँ पे हुए थे, ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि। अब इसी को देखते हैं। तो 296 सीटों का चुनाव हुआ। तो 296 सीटों का चुनाव हुआ। इसमें क्या है देखते हैं। तो चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ, जिसमें 208 सीटें, याद रखेंगे 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई, यानी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में आई। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। 15 सीटें देखे थे कि अन्य दलों को प्राप्त हुई थी। अब देखिए, मुस्लिम लीग को जब 73 सीटें प्राप्त हुई तो संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्यों किया, देखिए शुरू में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को क्या किया था, स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसमें स्वीकार इसलिए किए थे कि उसमें कहा गया था कि मुस्लिम लीग को मतलब इसी में पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, भारत में ही एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा और इसमें ये कहा गया कि आप भी भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में ही आप अलग पाकिस्तान की जो मांग कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप भारत के भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन जब ये चुनाव हुआ तो इसमें देखा गया कि मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें प्राप्त हुई और कांग्रेस को 208। तो अब ये जिन्ना जो थे उसको लगने लगा कि शायद भारत में हम लोग अब ये मतलब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। इस तरह से ये किया संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अब ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए थे संविधान सभा का बहिष्कार करके, इसके बाद भारत में सांप्रदायिक दंगे बहुत अधिक होने लगे और एक दिन में देखा गया कि सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे जो हुए थे बंगाल पंजाब के क्षेत्रों में हुए थे और अन्य क्षेत्रों में भी हुए थे। लेकिन एक दिन में बंगाल में देखा गया कि लगभग 7000 व्यक्तियों को कत्ल कर दिया गया था, जिसमें हिंदू लोग भी मारे गए थे और मुस्लिम लीग भी मारे गए थे। अब इस तरह से देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है 93 जो देसी रियासत के प्रतिनिधि है जिसका मनोनीत किया जाना है। इसमें क्या है, तो प्रारंभ में किसी रियासत ने अपने सदस्य नहीं भेजे, बाद में कुछ रियासतों ने सदस्य भेजे। हैदराबाद रियासत के सदस्य कभी भी नहीं आए। तो इसको याद रखेंगे कि जो 93 सीटें जो देसी रियासतें के लिए मनोनीत, देसी रियासतें के लिए जो प्रावधान किए गए थे, उनमें से प्रारंभ में किसी भी रियासत ने अपने सदस्य नहीं भेजे थे। चूँकि ये प्रारंभ में देसी रियासत अपने सदस्य क्यों नहीं भेजे, तो थोड़ा वो देसी रियासत के जो राजा थे वो असमंजस स्थिति में थे, मतलब वो स्पष्ट
ये निर्णय नहीं ले रहे थे कि मतलब कि हम भारत में मिल जाएं, कि खुद को स्वतंत्र रखें। यही सब कारणों थे जिसके कारण वो प्रारंभ में किसी भी रियासत ने अपने सदस्य नहीं भेजे, लेकिन बाद में कुछ रियासतें ने सदस्य भेजने लगे। और ये याद रखेंगे कि हैदराबाद रियासत के सदस्य कभी भी संविधान सभा में नहीं आए थे। तो आगे क्या है इसको देखते हैं। तो आगे है संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 है, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 और महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो 389 सदस्य जो चुन कर आए थे, मतलब उसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 और महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अब ये 15 महिला सदस्य कौन थी, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको थोड़ा तेजी से देखेंगे, बस माइंड में रखना है। अब इसमें क्या है, तो संविधान सभा के महिला सदस्य इसमें 15 थी। पहला है विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीटर थी। दूसरा है राजकुमारी अमृत कौर। तीसरा है सरोजिनी नायडू। चौथा है सुचेता कृपलानी। अगला है पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्ष यानी बेलायुधन और बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला। तो ये याद रखेंगे, जो संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थे उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी बेगम एजाज रसूल थे, और ये मुस्लिम लीग की तरफ से चुन कर आए थे, लेकिन बाद में ये भी कांग्रेस में मिक्स हो गए थे। मतलब जब ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए थे तो ये बाद में किस में शामिल हो गए थे? कांग्रेस में। अगला है एन्नी मैस्क्रीन और फिर है अम्मू स्वामीनाथन। तो ये 5 महिला सदस्य हैं जो संविधान सभा के सदस्य थे। ये 15 महिला सदस्य हुए। अब आगे क्या है देखते हैं। तो ये है संविधान सभा की बैठकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और ये तो बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये याद रखेंगे कि संविधान सभा की जो प्रथम 3 बैठक कब हुई थी, इसको याद रखेंगे। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 की हुई थी, यानी कि प्रत्येक 2-2 दिन बाद होती थी। अब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें क्या काम हुआ था इसको देखते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इसकी अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। और इसको क्यों चुना गया था? तो ये सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे और ये परंपरा फ्रांस की परंपरा से लिया गया था। दूसरा है बैठक की जगह, यानी ये पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर, यानी वर्तमान के जो संसद भवन है उसी में हुआ था। इसमें है मुस्लिम लीग के 73 सदस्य जो थे वो बैठकों का बहिष्कार किया। देशी रियासत के सदस्य भी नहीं आए। इस बैठक में शामिल सदस्यों की संख्या 207 थी, जिनमें 9 महिलाएं थी। विंस्टन चर्चिल ने इस बैठक के बारे में क्या कमेंट किए थे? ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और इसको मतलब डायरेक्ट बना दिया गया था। इसका किसी प्रकार के चुनाव मतलब वोटिंग के आधार पर नहीं किया गया था, क्योंकि ये सबसे सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसीलिए इसको डायरेक्ट बना दिया गया था और ये अस्थायी सदस्य थे। और ये संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, जो अभी वर्तमान के संसद भवन है। यानी संसद भवन, उस समय संसद भवन नहीं थे। अब इसमें क्या था? मुस्लिम लीग के सदस्य थे और देशी रियासत के जो सदस्य थे वो संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिए थे। तो इसके याद रखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग और देशी रियासत के सदस्य शामिल नहीं हुए थे और इस बैठक में शामिल सदस्यों की संख्या मात्र कितना थी? 207। चूँकि 207 कैसे थी? चूँकि मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल नहीं हुए, देशी रियासत के भी प्रतिनिधि जो थे वो प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिए थे। तो इस बैठक में शामिल सदस्यों की संख्या 207 थी, जिसमें 9 महिलाएं थी। तो देखिए 9, यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर, और इसमें महिलाएं भी कितनी थी? 9 महिलाएं। लेकिन ये डेटा याद रखेंगे। देखिए, संविधान सभा में कितने महिला आए थे? 15 महिलाएं। लेकिन संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने महिला भाग लिए थे? तो उपस्थित थे तो 9 महिलाएं। अब चूंकि देखिए, विंस्टन चर्चिल जो थे उस समय इस मतलब बैठक के बारे में क्या कमेंट किए थे कि ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब किए।
तो ऐसी कमेंट क्यों किए थे? तो चूंकि उस समय बहुत मतलब क्या था, देखे थे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, देसी रियासत के सदस्य शामिल है, यानी कि अधिकांश सदस्य शामिल नहीं हुए, बहुत सारे सदस्य शामिल नहीं हुए। इसी के लिए उसने कमेंट किए कि ये ऐसी विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, यानी बिना दुल्हन के विवाह होती है नहीं। उसी प्रकार कहा गया कि मतलब ये संविधान सभा की जो पहली बैठक है असफल उसको समझे। और देखिए विंस्टन चर्चिल वही है जिसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहे थे, और विंस्टन चर्चिल का जो सोच था वो भारत के प्रति थोड़ा निम्न कोटि के थे, यानी कि इसने तो ये भी कह दिए थे कि जब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो भी भारतीय लोग अपनी शासन व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब आगे क्या है देखते हैं। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन इसकी अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष, यानी यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक वोटिंग के आधार पर चुन लिया गया था और ज़्यादा मतदान इन्हीं के पक्ष में आए, इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, तो यहाँ पर उपाध्यक्षता को किसने की? एस.सी. मुखर्जी एवं टी.टी. कृष्णमाचारी ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव को नियुक्त किए गए थे। ये याद रखेंगे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किए गए थे? तो वी.एन. राव को। अब संविधान सभा की तीसरी बैठक, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और इसमें याद रखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। अब इसमें क्या है देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इसी के साथ संविधान निर्माण प्रारंभ हुआ। विचार विमर्श के बाद उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो ये याद रखेंगे कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और इसी के साथ संविधान निर्माण प्रारंभ भी हो गया। और विचार विमर्श के बाद देखिए ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसमें चूंकि बहुत सारे सदस्य शामिल नहीं हो रहे थे संविधान सभा में, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे या देसी रियासत के प्रतिनिधि, कुछ अन्य सदस्य भी शामिल नहीं हो रहे थे संविधान सभा में, तो उनका इंतजार किया जा रहा था। और अनंततः इसको क्या किया गया था कि 22 जनवरी 1947 को मतलब जो भी सदस्य उपस्थित थे सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? तो देखिए ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, इसमें मतलब इन तथ्यों का जिक्र था कि भारत की जो संविधान बनेगी उनकी प्रकृति क्या होगी, वो कैसे बनाया जाएगा, किस तरह के रहेंगे, उनमें क्या क्या विचार का प्रावधान किया जाएगा, इन्हीं सब तथ्यों को उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था। अब आगे क्या है इसको देखते हैं। तो आगे है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब आया था? तो देखिए इसमें देखते हैं। इसके तहत 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि देश का विभाजन होगा, यानी माउंटबेटन योजना के तहत यह घोषणा कर दी गई थी कि देश का विभाजन होगा और इसके आधार पे भारत का अस्तित्व कब हुआ? 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947। अब देखिए जब देश का विभाजन हुआ तो जो संविधान सभा बन चुका था जिसमें 389 सदस्य थे, ये कहीं न किसी क्षेत्र से चुन कर आए हुए थे या किसी क्षेत्र से मनोनीत थे। तो जब ये देश का विभाजन होगा तो इस संविधान सभा के स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन होगा, और ये देश के विभाजन के बाद क्या परिवर्तन हुआ इसको देखते हैं। तो देश के विभाजन के बाद इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो देखिए इसमें क्या है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 324 रह गई, जिसे पुनः 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन कर सदस्यों की संख्या घटाकर 299 कर दिया गया। यानी कुल सदस्यों की संख्या अब जो है 299 होंगे, जिनमें से 229 जो होंगे प्रांतीय सदस्यों के लिए और 70 जो थे देसी रियासतों के लिए। तो देखिए पहले इसमें संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो कुछ प्रतिनिधि पाकिस्तान में चले गए, तो भारत में अब कितना रह गया? 324 रह गया। 324 में 235 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे और 89 जो थे देसी रियासत के थे। अब ये 324 रह गया, उसको फिर से पुनर्गठन किया गया। ये पुनर्गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1947 को, और संविधान सभा का पुनर्गठन कर अब ये सदस्यों की संख्या जो थी 324 से घटाकर फिर कितना कर दिया गया? 299 कर दिया गया। अब ये 299 में
229 जो थे प्रांतीय सदस्य के सदस्य थे और 70 जो थे देशी सदस्यों के लिए। अब चूंकि ये भारत मतलब स्वतंत्र हो चुका था, इसलिए इसमें प्रांतीय सदस्य लिखेंगे, ब्रिटिश प्रांत नहीं लिखेंगे। अब आगे क्या है इसको देखते हैं। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो देखिए इसमें भी संविधान सभा से रिलेटेड कुछ प्रावधान किया गया है। देखिए तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो आया था, लगभग ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि भारत अब देश स्वतंत्र किया जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से क्लियर था। तो फिर ये जो स्वतंत्रता अधिनियम आया था, इसके कारण संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी से रिलेटेड इसमें प्रावधान है। तो इसमें क्या है देखते हैं। इसके द्वारा संविधान सभा की संरचना में निम्न 2 परिवर्तन किए गए। पहला क्या है, संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। चूँकि अब भारत स्वतंत्र हो चुका था, इसलिए संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। दूसरा है, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गए, जिनके 2 कार्य। देखिए जब ये मतलब भारत स्वतंत्र हो गए तो जो संविधान सभा थी वो एक विधायिका भी बन गए। अब ये कैसे बन गए, यानी कहने का मतलब ये है कि जो संविधान सभा था उसका पहले एक ही कार्य था कि संविधान का निर्माण करना है। चूँकि देखिए भारत तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन अभी तक भारत में संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, और संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन था। तो संविधान सभा का मुख्य रूप से कार्य ये था कि संविधान का निर्माण करना है, तो भारत के लिए संविधान बनाना, और संविधान बनाता था तो इस संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन चूंकि अब देश स्वतंत्र हो गए और उस समय चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि जो संविधान सभा था वही मतलब उसको संसद बना दिया गया। तो इसमें क्या है, देश के लिए समान कानूनों को लागू करना, यानी एक विधायिका यानी संसद के रूप में बैठक, और इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। तो देखिए ये याद रखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है, इसमें ये जिक्र किया गया कि जो संविधान सभा अब वो 2 कार्य करेंगे, यानी कि संविधान सभा के रूप में बैठक करेंगे कब, जब वो भारत के लिए संविधान बनाएंगे, और संसद यानी विधायिका के रूप में बैठक कब करेंगे, जब वो देश को चलाने के लिए सामान्य कानून को भी बनाना था। तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, और जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई, यानी कि जो संविधान सभा था वही भारत की पहली संसद बन गई, क्योंकि उस समय चुनाव नहीं हुआ था, जो संविधान सभा था वही संसद बन गया था। और देखिए जब तक भारत में संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, यानी संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, लागू कब से है, 26 जनवरी 1950। तो उससे पहले भारत की जो शासन व्यवस्था जो किया जा रहा था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया जाना, और ये भी प्रावधान किसमें किया गया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम में ये भी प्रावधान किया गया था कि जब तक भारत को में संविधान लागू नहीं हो जाती है, तब तक भारत में जो शासन व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की जाएगी। और इससे रिलेटेड अगर कुछ देखना है तो इससे रिलेटेड हम लोग वीडियो इसमें डाल चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे क्या है इसको देखते हैं। तो संविधान सभा की समिति, तो देखिए हम लोग घर में एक छोटे भी कार्य करते हैं तो अलग अलग सदस्यों को अलग अलग कार्य की जिम्मेवारी देती है। उसी तरह से संपूर्ण भारत के लिए संविधान बनाना था तो अलग अलग समितियां बनाया गया था कार्य को आसानी करने के लिए। तो क्या इसको देखते हैं। तो संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए 8 बड़ी समितियां एवं अन्य छोटी समितियां का गठन किया था, जिनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अब ये 8 बड़ी समितियां क्या है इसको देखते हैं। तो 8 बड़ी समितियां में पहला समिति है नियम समिति या प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा है प्रांतीय निर्वाचन समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए संघ से रिलेटेड में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही मुख्यतः होंगे। अब अगला है संघीय संविधान समिति, तो इसकी जो थी समिति वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये याद रखेंगे। कुछ अन्य समिति क्या है इसको भी देखते हैं। तो कुछ अन्य छोटी समितियां एवं उनके अध्यक्ष। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर के एम मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष बी पटाभी सीतारामैया।
संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर और राष्ट्रध्वज यानी झंडा संबंधित तदर्व समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से हम लोग समितियों के अध्यक्ष के बारे में पढ़े। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रारूप समिति। ये बताए थे कि प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है। अब ये क्या है इसको देखते हैं। तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति यह सबसे महत्वपूर्ण समिति है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 सर BN राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार विमर्श कर संकल्प पारित करके हुआ। तो देखिए प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और ये हम लोग देखे थे कि भारतीय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। और BN राव एक प्रारूप तैयार किए थे कि भारत का संविधान कैसा हुआगा। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद जो था BN राव द्वारा तैयार किए गए थे। तो उन्हीं पर विचार विमर्श करके एक संकल्प पारित करके ये प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। अब प्रारूप समिति की प्रथम बैठक कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 को हुई थी, यानी अगले ही दिन। तो देखिए हम लोग ये याद रखेंगे कि संविधान का जो निर्माण करने की जो प्रक्रिया थी वो जनरली क्या थे, ये कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन हो गया था। लेकिन संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया वो मतलब उतना तेज़ी से नहीं हो रही थी। जब ये भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया तब इस पर कार्य तेज़ी से होने लगे, क्योंकि उस समय जो भी भारतीय लोग थे सोचते थे कि पूरी तरह से भारत स्वतंत्र हो जाए तो अपने अनुसार मतलब पूरी तरह से संविधान बनाएंगे। चूँकि स्वतंत्रता से पहले कुछ न कुछ उस पर ब्रिटिश का हस्तक्षेप रहता था, इस कारण उस समय संविधान का निर्माण थोड़ा स्लो चल रहा था। यानी जो भी कार्य संविधान से हुआ रहा था वो आज़ादी के बाद हुआ था। अब इसमें क्या है, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। अब ये 7 कौन थी तो देखते हैं। पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे। यानी कि ये याद रखेंगे कि प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन्य 6 सदस्य कौन कौन हैं इसको देखते हैं। तो अन्य 6 सदस्य में हैं N गोपाल स्वामी अयंगर जो मद्रास से निर्वाचित थे, KM मुंशी बम्बई से निर्वाचित, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास से निर्वाचित और निर्दलीय थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला असम से निर्वाचित थे, N माधवराव BM मित्तर के स्थान पर बने थे और DP खेतानी ये भी निर्दलीय थे। 1948 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। तो ये याद रखेंगे कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे और अन्य 6 सदस्य कौन कौन थे तो इसको एक बार ये याद रखेंगे। अब आगे क्या है इसको देखते हैं। तो आगे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारंभ में बंगाल प्रांत से चुने गए थे, परंतु विभाजन के बाद पुनः मुंबई में पूना की सीट रिक्त करके उपचुनाव में चुना गया। MR जयशंकर ने सीट खाली की। तो देखिए ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था। तो देखिए इसको याद रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी का जो चुनाव हुआ था वो बंगाल से हुआ था और ये मुस्लिम लीग इसमें सहायता भी किए थे मतलब। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो वो क्षेत्र बंगाल चला गया। अब जब बंगाल चला गया और भीमराव अंबेडकर भारत में रह गए तो फिर इसमें संविधान सभा के सदस्य के रूप में ये होने चाहिए। तो इसके लिए फिर से उपचुनाव कराया गया और ये उपचुनाव कहाँ कराया गया तो मुंबई में पुणे की सीट खाली करा के कराया। और क्यों सीट खाली कराया गया तो देखिए ये जो मतलब क्या थे, जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, इसने सुझाव दिए थे कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भीमराव अंबेडकर का होना जरूरी है। फिर है अगला क्या है संविधान सभा के वाचन। तो 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। इसके पश्चात संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा की गई। इस दौरान तैयार प्रारूप का 3 बार वाचन यानी रीडिंग किया गया। तो देखिए संविधान सभा के जो प्रारूप समिति था उसका गठन कब किया गया था 29 अगस्त और इसकी प्रथम बैठक 30 अगस्त। और इसके बाद क्या हुआ था कि संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा की गई। इस दौरान जो प्रारूप पर 3 बार रीडिंग किया गया था। अब ये रीडिंग कब किया गया था इसको याद रखेंगे। प्रथम रीडिंग जो है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, ये छोटा रीडिंग है। दूसरा वाचन है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये सबसे बड़ा वाचन है। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। अब देखिए तो जो भी था संविधान सभा से रिलेटेड हम लोग ये देख लिए। अब इसमें थोड़ा कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं
कि संविधान सभा को बनाने में कितना खर्च हुआ, कितना समय लगा, संविधान सभा को कब लागू की गई, यही सब कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जो तो पहला है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया एवं आंशिक रूप से कुल 16 अनुच्छेदों के साथ इसी दिन से लागू भी हुआ। तो देखिए याद रखेंगे कि संविधान सभा पूरी तरह से बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अपना लिया गया था और आंशिक रूप से यानी कुल 16 अनुच्छेदों के साथ इसी दिन लागू हुआ। देखिए तो संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बनकर रेडी हो गया, फिर भी इस दिन पूरी तरह से इसको लागू क्यों नहीं किया गया था, इसको अभी हम लोग जस्ट थोड़ा आगे देखते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर, तो देखिए जब संविधान सभा बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया था तो उस संविधान पर संविधान सभा के द्वारा हस्ताक्षर ये कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या, तो उस समय संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे। प्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू के थे और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे। संविधान सभा की कुल बैठकें 166 बैठक हुई थी। संविधान सभा की कुल अधिवेशन 12 हुआ था और संविधान सभा की अंतिम अधिवेशन 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो देखिए ये याद रखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब राष्ट्रपति चुन लिया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, यानी यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ, जो सदस्य थे उन्हीं सदस्यों के द्वारा इनको चुन लिया गया। लेकिन ये याद रखेंगे, देखिए चुनाव तो 24 जनवरी का हुआ लेकिन उसका कार्यकाल स्टार्ट कब से था, 26 जनवरी 1950 से, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन से राष्ट्रपति का कार्यकाल गिनती किया जाएगा। फिर आगे क्या है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो देखिए अब इसको समझते हैं। देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है कि 26 नवंबर, ऊपर है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, यानी उस दिन संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार था लेकिन उस दिन लागू नहीं किया गया, आंशिक रूप से लागू किया। फिर 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया, यानी 26 जनवरी का चुनाव क्यों किया गया, तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए रियल इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और उस समय ये अंग्रेजों से कुछ मांग किए थे, डोमिनियन स्टेट की मांग किए थे और ये शर्त रखे थे कि अगर 26 जनवरी 1930 को अगर अंग्रेज हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम लोग भारत को स्वतंत्र मान लेंगे। और इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू या जो भी कांग्रेस के जो सदस्य थे 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वाधीनता दिवस मनाया था, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। उस समय भारत आज़ाद नहीं थे लेकिन भारतीय लोग मनाए थे 26 जनवरी 1930 को और उस समय से हर साल यानी 26 जनवरी 1930 से हर साल 26 जनवरी को ही भारतीय लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे और उन्हीं ऐतिहासिक दिनों को याद में मतलब बनाए रखने के लिए यह निश्चय किया गया था कि संविधान सभा को यानी संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा, यही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ये याद रखेंगे कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय उसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आगे क्या है इसमें देखते हैं। तो आगे है इसमें संविधान को बनाने में लगा कुल समय, तो ये कितना है कुल समय, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी कि संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल बहस ऊपर ही देखे थे 114 दिन तक चला। संविधान निर्माण में कुल खर्चा कितना हुआ, तो 63,96,729 रुपया। भारतीय संविधान को किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो ये याद रखेंगे कि संविधान सभा को किसने लिखा था और ये हस्तलिखित थी, यानी हाथ से लिखी हुई थी और इसको किसने लिखे थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसने फ्री ऑफ कॉस्ट लिखे थे, यानी कि संविधान को लिखने के लिए 1 रुपया भी इसने नहीं लिए थे। बशर्ते इनका शर्त ये था, इनका शर्त था, ये शर्त रखे थे कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम होना चाहिए और संविधान के अंतिम पन्ने पर उनके दादाजी का भी नाम होनी चाहिए। अब आगे क्या है इसको देखते हैं। संविधान सभा के अन्य कार्य,
तो देखिए, जब ये संविधान सभा हम लोग देख रहे थे कि मतलब संविधान सभा जो थे भारत के लिए संविधान भी बना रहे थे, प्लस में उस समय भारत की शासन व्यवस्था के लिए भी कुछ कानून बना रहे थे और कुछ अन्य कार्य भी किए थे। तो क्या कार्य किए, अन्य कार्य, इसको देखते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज, यानी जो हमारी राष्ट्रध्वज जो तिरंगा है, जिसको कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया। 3 रंगों का अपना झंडा तिरंगा है, जिसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया। चूँकि अब ये डिसाइड हो गया था कि 26 जनवरी को संविधान को लागू किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो भी कुछ कार्य था उसको भी किया जा रहा था। चूँकि हर देश का एक न अपना राष्ट्रगान होता है, एक राष्ट्रीय गीत होता है, तो इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा का अस्तित्व 26 जनवरी 1950 को समाप्त हुई, यानी जब संविधान लागू हो गया तो जो संविधान सभा का कार्य था वो संविधान सभा अपना कार्य कर लिए, तो उसको समाप्त कर दिया। परंतु 1952 में नई संसद के गठन होने तक अंतरिम संसद का कार्य किया। तो देखिए, संविधान सभा जो संविधान को तो लागू बना दिए और संविधान भी लागू हो गया, लेकिन अभी भारत में चुनाव नहीं हुए। तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि तुरंत चुनाव कराना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसीलिए जो संविधान सभा के सदस्य थे वो उसी को मतलब क्या बना दिया गया, मंत्री जो भी बना दिया गया। लेकिन प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे और उस समय तक जो संविधान सभा थे वही अंतरिम संसद का कार्य किए थे। अब आगे क्या है, तो इसको थोड़ा तेजी से देखते हैं। तो देखिए, हम लोग देखे थे कि कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, उसमें जो भी प्रावधान थे 2 कार्य पर ही आधारित था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कैसे किया जाए और एक अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल की गठन कैसे किया जाए जो कि भारत की शासन व्यवस्था को चलाए। तो उसी के तहत इसमें क्या है, तो देखिए, कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल यानी 2 सितंबर 1946 को गठित किया गया। और इसके अंतरिम मंत्रिमंडल के कौन कौन सदस्य हैं, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे, थोड़ा इसको तेजी से देखिए। कैबिनेट मिशन के तहत है तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी शिक्षा, CH भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह। आगे क्या है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसिफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम मंत्री। देखिए, कैबिनेट मिशन के तहत जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें शुरू में मुस्लिम लीग के सदस्य भाग नहीं लिए थे, लेकिन फिर बाद में वो क्या किए थे, शामिल हो गए थे। तो इसी में है मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य, ये शामिल हुए थे 26 अक्टूबर को। तो इसमें क्या थे, लियाकत अली खां जो वित्त विभाग के प्रधान थे, आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य, अब्दुल रब नस्तर संचार विभाग के, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि विभाग के और गजानतर अली खान स्वास्थ्य विभाग के। ये कैबिनेट मिशन के तहत जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसके प्रतिनिधि है। अब अगला है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय मतलब देश में तुरंत इलेक्शन चुनाव नहीं किया गया था, बल्कि जो संविधान सभा या जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उन्हीं को मतलब क्या किया गया था, एक मंत्रिमंडल बनाया गया और उन्हीं के सदस्य को अलग अलग प्रभार सौंपी गई थी। तो ये क्या है, इसको देखते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला है मंत्री में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये उस समय चुन कर नहीं आए थे, चुनाव तो बाद में हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले में, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना व प्रसारण राज्यों के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, 26 जनवरी से उसका मतलब कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये अभी जो थे ये क्या बनाए गए थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, ये अक्सर पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये विधि यानी नियम मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। अब आगे क्या है इसको देखते हैं। तो आगे है CH भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार, RK षणमुगम शेट्टी वित्त विभाग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, जिसने सबसे यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि किस मंत्री ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये कश्मीर के मुद्दे पर दिए थे, यानी कश्मीर को जो विशेष अधिकार दिया गया था उसी को लेकर।
वी.एन. गॉडविल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थी। अब इसमें आगे क्या है, तो देखिए ये याद रखेंगे कि भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और ये 2015 से प्रारंभ हुए थे। जब मोदी जी के सरकार बने थे तो मोदी जी ने इसको स्टार्ट किए थे। तो देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया गया, तो चूंकि हम लोग देखे थे कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था, मतलब पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। इसका भी 26 नवंबर का भी अपना महत्व था, इसीलिए इनको मतलब संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाने का निर्णय लिया गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हैं, यानी कि हम लोगों का वीडियो समाप्त हो चुका है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सारे कंटेंट को शामिल किए थे, मतलब उसका मांग कैसे की गई थी, उनके किन किन समितियों का गठन किया गया था, जो भी प्रावधान है सारे कॉन्सेप्ट को देखे थे। तो थोड़ा वीडियो की लेंथ अधिक हो गई थी, इसलिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग थोड़ा तेजी से खींचेंगे। तो पहला है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगला है भारत में संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। देखिए संविधान की रचना का जो विचार था, यानी संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने दिया था, तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लेकिन रचना का विचार सबसे पहले किसने दिया था, इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से स्वराज पार्टी 1924 होगा। ये हम लोग देखे थे कि स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में संविधान सभा का विचार दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने किया था। तो ये अभी हम लोग जिक्र किए थे कि ये मांग सबसे पहले किसने किए थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस ने किस वर्ष बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया था। ये 1936 ईस्वी होगा। हम लोग देखे थे कि 1936 ईस्वी में जो कांग्रेस के फैजलपुर जो सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो देखिए संविधान सभा को किसने मूर्त रूप, देखिए संविधान बनाने में सबसे अधिक योगदान माना जाता है भीमराव अम्बेडकर का, लेकिन ये संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, तो ये तो ये होंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यानी संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान दिए, तो जवाहरलाल नेहरू। अगला है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो ये हम लोग देखे थे कि प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था देश की आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है। तो हम लोग देखे थे कि प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, अब इनमें से कौन नहीं है इसको देखते हैं। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये थे, डीपी खेतान ये भी शामिल थे, सरदार पटेल ये शामिल नहीं थे, यानी इसका सही आंसर जो हो गया सरदार पटेल, क्योंकि सरदार जो पटेल थे वो प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हम लोग देखे थे कि 8 बड़ी समितियां थी, इनमें से एक समिति संघ शक्ति समिति थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ। तो हम लोग देखे थे कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हुआ था, और इसमें कौन भाग लिए थे, तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो इसको याद रखेंगे 12। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए हम लोग ये देखे थे कि जब भारतीय संविधान बनकर रेडी हो गया था तो भारतीय संविधान पर कुल कितने व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 व्यक्तियों ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो ये याद रखेंगे कि जो हम लोग देखे थे कि संविधान सभा के जब कुछ अन्य कार्य पर रहे थे तो उसमें देखे थे कि 22 जुलाई 1947 को जो अपना राष्ट्र ध्वज है यानी तिरंगा इसको अपनाया गया था, इसलिए इसका सही आंसर 22 जुलाई 1947 होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान को लिखा गया। तो हम लोग पहले ही जिक्र कर चुके थे कि संविधान सभा को लिखे थे किसने,
तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा फ्री ऑफ कॉस्ट लिखे थे, कुछ शर्तों के साथ। अब अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान द्वारा कब पारित किया गया? तो देखिए, हम लोग जब देख रहे थे कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, लेकिन इसको पारित कब किया गया था? तो ये याद रखेंगे, 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? तो हम लोग देखे थे कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को जब चुनाव में कम सीटें प्राप्त हुई थी तो वो संविधान सभा का बहिष्कार किया था और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। और ये कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की सीट नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है, देखिए हम लोग देखे थे 4 गो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, इसमें से कौन नहीं थे? तो दिल्ली था, मुंबई नहीं था, तो इसका सही आंसर मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार को ये अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली किसने प्रतिपादन किया थे? तो एम.एन. राय, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हम लोग देखे थे कि संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई थी तो उस दिन जो थे सर वी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और इनका बहुत ही योगदान है संविधान के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी? तो इसमें हम लोग देखे थे कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में। उसमें दूसरा पॉइंट देखे थे कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने यह इच्छा व्यक्त किए थे कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी। अब इसमें 1-2 प्रश्न और हैं, ज़्यादा नहीं है, इसको देखते हैं थोड़ा तेजी से। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो देखिए, 1936 में कांग्रेस के फैजलपुर सम्मेलन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने मांग की थी और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखे थे कि भारतीय लोग संविधान सभा की मांग कर रहे थे तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश ने सबसे पहले स्वीकार किए थे कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए और इसका गठन किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत गठन किया गया था, इसको याद रखेंगे। अगला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, ये हम लोग देखे थे दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुआ था जो वर्तमान के संसद भवन है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था प्रारंभ में, लेकिन फिर जब वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था तब इनका पूना से हुआ था, मुंबई के पूना से। अब अगला क्या है क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो ये हम लोग देखे थे कि जब ये चुनाव हुआ था, जो 296 क्षेत्र थे उसमें चुनाव हुआ था, इनमें से कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासत के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो इसमें याद रखेंगे कि जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था, चूँकि ये माउंटबेटन योजना के तहत ये स्पष्ट हो गया था कि भारत का विभाजन होगा और इस तरह से संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 324 रह गई थी, जिसका पुनर्गठन करके 299 किया गया था। और उसमें जो देशी रियासत के जो प्रतिनिधि थे वो 70 थे और ये 229 थे ब्रिटिश प्रांत के और टोटल 299 था। तो ये ख़त्म हुआ, ये मतलब ये हम लोग पूरी तरह से इसमें देख लिए। अब एक हम लोग इसमें क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है और इसका प्रारंभ कब हुआ? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इस तरह से अब हम लोग समाप्त करते हैं। थोड़ा वीडियो की लेंथ थोड़ा अधिक हो जाती है क्योंकि इसमें हम लोग सारे कंटेंट को शामिल किए हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो की लेंथ अधिक हो जाती है। और इसको थोड़ा देखिए और समझिए और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है आसानी से बनाया जा सकता है। तो इस तरह से अब हम लोग इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।